वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति। क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो भारतीय संविधान में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, अब हम उसको विस्तार से देख लेते हैं। तो उसमें है संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका का उल्लेख है और अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनके बारे में विस्तार से और महान न्यायवादी आदि की शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 52 से। फिर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। उसका प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं या उनके अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ये किस में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 53 के अंदर। अब है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। अर्हताएं मतलब योग्यताएं। राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो व्यक्ति योग्य होगा, पात्र होगा, जो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ ही व्यवस्था है कि वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद का मतलब क्या है बेटा? लाभ के पद का मतलब है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य का मंत्री हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि संघ, राज्य आदि के मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं आते, वरन जिसको वेतन मिलता है सरकारी खजाने से या किसी को वो भूमि आवंटित कर सकता है, छात्रवृत्तियां दे सकता है, फेलोशिप दे सकता है, ऐसे पदों पे कार्यरत हैं तो वो लाभ के पद पर आते हैं। अब है राष्ट्रपति का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, नामांकन करने के लिए कम से कम 50 समर्थकों की आवश्यकता होगी। उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब 50 तो आपके नाम का प्रपोजल लाएंगे और 50 उसका समर्थन करेंगे। और ये दूसरे 50 होंगे, मतलब वो ऐसे नहीं भी सेम 50 लेके आए और वो उसका अनुसमर्थन कर देंगे, समर्थन करने वाले और होंगे। मतलब टोटल 100 व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो हों तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 15,000 रुपये जमानत राशि का भी प्रावधान है। तो ये हमने राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देख ली। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पद्धति को, कौन सी पद्धति है, क्या टेक्निक है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का वर्णन किया गया है। निर्वाचन पद्धति में क्या है? एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है, मतलब उसमें भारत की जनता भाग नहीं लेती, वरन उसमें फिर कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दो, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमण्य आनुपातिक मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमण का मतलब जो मत है वो हस्तांतरित होगा, और आनुपातिक का मतलब है कि इसमें हर मत का मूल्य होगा।
एक निश्चित न्यूनतम कोटा होगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति चुना जाएगा। अब मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो पहले हम विधायक के मत के मूल्य का सूत्र देख लेते हैं। जैसे उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या को हम भाग देंगे और फिर जो उत्तर आएगा उसमें 1000 का भाग कर देंगे। अगर 500 से ऊपर बचेगा तो एक उसमें जोड़ देंगे सीट, 500 से कम है तो उसको एज छोड़ दिया जाएगा। जैसे इसको मैं समझाऊं तो यहाँ पे जनसंख्या जो लिखी है ना, ये जनसंख्या है 1971। 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। और जैसे राजस्थान में अपने विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 271 की जो जनसंख्या थी उसमें भाग देके जो आएगा उससे राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य आ जाएगा। तो अपने राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य है 129। ये याद रखना है आपको, एमएलए के मत का मूल्य कितना है, 129 है। और कैसे निकालते हैं, उस राज्य की जनसंख्या में भाग देना है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का भाग 1000। इसी तरह से संसद के सदस्यों के भी मत का मूल्य होता है। संसद के सदस्यों का मत मूल्य क्या है, समस्त राज्य की विधानसभाओं, जैसे हमने भी बात की भी राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य कितना है, 129, और सीटें कितनी हैं, 200। तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करके जो रकम आएगी वो राजस्थान विधानसभा के मत के मूल्य की होगी। इसी तरह जो 28 राज्य और हैं उनके मतों के मूल्य निकाल लिए जाएंगे। तो जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके मतों के मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब 543 तो लोकसभा में है और राज्यसभा में कितने हैं, 233। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 776। 776 को जो ऊपर वाले अमाउंट में भाग देंगे तो उससे हमें एमपी के मत का मूल्य निकलेगा। और भारत में एक एमपी के मत का मूल्य है 708। तो ये जो 708 है ये एमपी के मत का मूल्य है। ये इससे उम्मीदवारों, एक विधायक और एमएलए के मत के मूल्य हैं वो निकल गए हैं। तो ये हमने राष्ट्रपति की आज योग्यताएं और सिर्फ उसका निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की जो पद्धति है उसका अध्ययन किया है आज हमने। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, जैसे हमने देखा भी सभी राज्य विधानसभाएं भाग लेती हैं, उसके विधायक भाग लेते हैं, तो उसमें अगर कोई स्थान रिक्त होगा तो उसके राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 28 राज्य हैं, मान लो 2 विधानसभाएं हैं वो भंग हैं, नहीं हैं, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव अपने निश्चित समय पर ही होगा, वो आगे नहीं टलेगा। सपोज 28 की 28 विधानसभाएं ही भंग है तो क्या होगा,